हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत हम इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमने इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, जैसे लाइफ चैप्टर की भी वीडियो, हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर की भी वीडियो डाल रखी है और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी की भी वीडियो डाल रखी है और लाइट का भी जो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी बेसिक्स कवर की गई है, कुछ 15 मिनट्स की वीडियो वो हाल ही में डाल रखी गई है। प्लीज आप उसको पूरा सर्च करो एक बार, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसे होता है और जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो कैसे आया। नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया में भी कैसे आया, इसका भी एक चैप्टर है, और यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, इस हमें पूरे सिलेबस में इस दो चैप्टर को मेनली पढ़ना है हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेडरिक सोरियो एंड हिज फ्रेंड। फ्रेडरिक सोरियो जो थे वो एक आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जिनका जो जन्म हुआ था वो 1848 के समय फ्रेंच आर्टिस्ट थे। 1848 के समय फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जन्म नहीं। तो उन्होंने चार प्रिंट की अपने ड्रीम को, उनका जैसा ड्रीम था उस हिसाब से एक चार प्रिंट की सीरीज बनाई, जिसमें से कि जो पहला प्रिंट है उसे हमें पढ़ना है। उनका जो ड्रीम था वो कैसा था, तो उनका ड्रीम था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का। तो उन्होंने प्रिंट में भी वैसा ही दिखाया कि एक वर्ल्ड है जो कि उनके हिसाब से उस समय डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है, जैसा ऐसा कुछ था नहीं। उनका एक उटोपियन विजन था। उटोपियन विजन भी आपको इस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ना है। मतलब एक ऐसा विजन, एक ऐसा आइडियल विजन जो कि एक्चुअली इस टाइम में एग्जिस्ट ना करे, उस विजन को हम कहते हैं उटोपियन विजन। तो उस समय में 1848 में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक एक उटोपियन विजन की तरह था। लोग ज्यादातर मतलब नॉर्मली इमेजिन नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी चीज की पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक हो जाए। हर जगह जो था वो राजा का शासन था, मिलिटेंट था, ये सब था। तो हम देखेंगे, मैंने इस वीडियो में नॉर्मली बेसिकली पॉइंट्स में बनाए हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे और उसको नोट भी करते रहेंगे, वो आपका काम आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस ये जो फिगर है इसमें दिखाए गए हैं सारे मेन और वुमेन सारे एज के, फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इनटू ए लॉन्ग ट्रेन। एक लंबी कतार में यूरोप और अमेरिका से सारे लोग जो है वो एक लंबी कतार में चल रहे हैं, और वो गुजर रहे हैं कहाँ से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं और उसको होमेज पे कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट इज दैट कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उन्होंने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट ले रखी है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ले रखी है। मतलब जो लिबर्टी, जिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से वो लोग पास कर रहे हैं, जिसको होमेज पे कर रहा है यूरोप और अमेरिका के लोग, उसने अपने एक हाथ में क्या ले रखी है, अपने एक हाथ में ले रखी है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरे हाथ में जो राइट्स ऑफ मैन होते हैं, मतलब किसी भी आदमी का जो कोई अधिकार होता है, उससे भरा हुआ डॉक्यूमेंट यहाँ पे उन्होंने ले रखा है। ठीक है। और एक हाथ में इन्होंने ले रखा है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित कर रहा है। और कहाँ कहाँ के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी सी कतार में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करते हुए पास कर रहे हैं। यह पॉइंट याद कर लेंगे। इसके आगे दिखा रहा है कि जो फोरग्राउंड में है उसमें एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को दिखाए गए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसपे राजा का कंट्रोल हो, राजा का कंट्रोल हो, ऐसे कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस को फोरग्राउंड में दिखाए गए हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें यूएस और स्विट्जरलैंड को, यूएस और स्विट्जरलैंड को प्रोसेशन को लीड करते हुए दिखाए गए, क्योंकि उस समय ये दोनों ही जो जगह था, ये दोनों ही जो कंट्री था, वो ऑलरेडी नेशन स्टेट थे। उस समय वो ऑलरेडी नेशन स्टेट थे। इसके पीछे इनको दिखाया गया है कि इसके पीछे फ्रांस है और इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जिन्होंने अपना झंडा ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का झंडा जो है वो अपने हाथ में ले रखा है, जो कि अभी भी जर्मनी का झंडा है, ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे बेसिकली 4 पॉइंट है इसके। एंड नाउ कुछ टर्म्स थे जो कि फर्स्ट ही पैराग्राफ में वहाँ पे थे, तो मैंने उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लिखा। मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर ए डिफाइंड टेरिटरी। मींस एक सेंट्रल पावर हो जो कि एक एक होता है ना, एक डिफाइंड टेरिटरी पे ही काम करे, वैसे स्टेट को हम मॉडर्न स्टेट कहते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड पावर। और नेशन स्टेट क्या, एक ऐसा जगह में, एक ऐसा चीज जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन, मतलब प्रजा के हाथ में मेजोरिटी ऑफ द पावर हो, ना सिर्फ वहां के रूलर के हाथ में हो, जो कि एक डेवलप करे सबके अंदर, सारे प्रजा के अंदर एक
सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और एक शेयर्ड हिस्ट्री को डेवलप करे। मतलब वो लोग सेम पास्ट से बिलोंग करते हो और उन लोग का एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी डेवलप हो। ऐसे जगह को क्या कहते हैं, ऐसे चीज को क्या कहते हैं, नेशन स्टेट। जो कि फ्रेडरिक सोरियो का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था उनके उस समय का प्रिंट का, वो यही था कि सारा का सारा कंट्री जो है वो नेशन स्टेट हो जाए। उटोपियन, जैसा कि मैंने बताया कि उनका जो विजन था वो उटोपियन था, एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट उस समय में बहुत ही ये चीज नामुमकिन सा था कि सारा का सारा देश जो है वो नेशन स्टेट हो जाए, तो उसको वहां पे उटोपियन विजन के नाम से बताया गया। So literally, a government or system of rule that has no restraints on the power exercised in history. The term refers to a form of monarchical or that type of militarized and that type of government, that type of rule. Like absolutist institution का वहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे absolutist institution छूट गया, तो वहाँ पे absolutist institution का ही ये definition है कि एक ऐसा government जिसके पावर पे कोई दूसरे का किसी का कंट्रोल नहीं हो, वो उसका जो मन करे वो कर सकता है। और ऐसे अगर हम पास्ट की हिस्ट्री के इस टर्म को हिस्ट्री किस टर्म से रेफर करता है, तो वो रेफर करता है मोनार्कियल या फिर मिलिटराइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जहाँ पे लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं होता। जो शासक करेगा, जो सेंट्रलाइज सिस्टम करेगी, जो पावर है वो रूलर के द्वारा एक्सिक्यूट किया जाएगा, वहां पे लोगों के हाथ में कोई भी पावर एक्स्ट्रा नहीं होगा। सो बेसिकली ये तो हमारा फर्स्ट स्लाइड था। ऐसे हमारा एक और स्लाइड है, ये बहुत स्टार्टिंग में बनाया गया था, तो मैं इसको यहाँ से करते हुए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो फ्रेंच था उसका सबसे बड़ा हाथ था। सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो फ्रेंच में हुआ था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो फ्रेंच था वो यूरोप के नेशनलिज्म में मददगार था और कैसे वहां का चीज जो था वो चीज एक्सिक्यूट हुआ था। तो सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इट्स नेम ऑफ टॉपिक, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यानी कि ये पॉइंट बता रहा है कि सबसे पहला जो क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का जो क्लियर एक्सप्रेशन था वो सबसे पहले फ्रांस से आया। वो भी कब? 1789 में। वो फ्रांस के ही लोग थे जिन्होंने नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले लाया, फेक के किसको? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा के, यानी राजा का राज्य को हटा के सबसे पहले जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो फ्रांस में आया था। मोनार्की बीइंग लाइक इट सीम्स लाइक क्वीन का राज या फिर किंग का राज, ठीक है। सेकंड थिंग कि वहां लोग के द्वारा जो अपनाए गए चीजें, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी जो फ्रांस में आया, फ्रांस में जो नेशनलिज्म पहले आया, तो उनके लिए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे हुआ? उन्होंने सबसे पहले क्या ऐसा चीज इकट्ठा किया जिसके कारण वहां के जो सारे लोग थे वो यूनाइटेड हो गए? तो सबसे पहले उन्होंने द आइडिया ऑफ ला पैट्री लाया। ला पैट्री मीन्स द फादरलैंड। उन्होंने द फादरलैंड को ला पैट्री के नाम से फ्रेंच में एक कॉमन वर्ड निकाला। जैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं भारत माता, ठीक है, भारत माता, राष्ट्र। इस तरीके से उन्होंने भी ऐसे ऐसे वर्ड्स लाए और लाए ले सिटियोन। ले सिटियोन मीन्स दी सिटीजन, यहाँ के रहने वाले लोग। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स लाके एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक होने का जो सेंस था उसको कहीं ना कहीं फील किया। सेकेंड थिंग वॉज कि उस समय एक न्यू फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्ट किया गया जो कि ट्राई कलर का था, और जिसको रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था, जो राजा का फ्लैग था, उसको हटा के और फिर इस फ्लैग को लाया गया। वो फ्लैग कुछ इस तरह का था, रेड व्हाइट और ब्लू कलर का, जो कि शायद अभी भी फ्रांस का फ्लैग है। थर्ड वाज दैट कि स्टेट जनरल को उन्होंने इलेक्ट किया, जो कि बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन था, और इसको बाद में नेशनल असेंबली का नाम दिया। उसमें कुछ रूल रेगुलेशन था कि एक्टिव सिटीजन जो थे वो 25 एज से अपर के थे, ऐसे करके जो रिच शायद ऐसे करके था। लेकिन उस समय में नेशनल असेंबली जैसे लोकसभा ये सब चीज चलता है उस तरीके से उस समय जब नेशनलिज्म फ्रांस में आया तो वहां पे स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया राइट अवे। उसके बाद new hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। यानी नए नए जो हाइम्स थे, जैसे यहाँ पे जो बना वंदे मातरम, ये सब, तो ऐसे कविता गाना ये सब चीजों को कंपोज किया गया, शपथ लिया गया, और साथ ही साथ जो भी शहीद हुए थे, जो नेशनलिज्म इन फ्रांस में शहीद हुए थे, उन सारे लोगों को याद किया गया। किसके लिए? नेशन के नेम पे। उसके बाद नेशनल असेंबली के बाद, इन सब चीजों के बाद, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी प्लेस में लाया गया, और साथ में इसके द्वारा जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगते थे, इंटरनल जो टैक्सेस जो कस्टम्स थे, उसको बंद किया गया,
और पहले उस समय में था कि उस समय एग्जैक्टली जो वेट मेजर का सिस्टम था वो नहीं आया था। जैसे कोई सामान लेन देन होता था तो वो एग्जैक्टली किस बेसिस पे लिया जाए, किस बेसिस पे दिया जाए, 1 kg 1 पाउंड, इस तरीके की जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नहीं हुई थी। तो उस समय में जब ये सब चीजें हो रही थी, नेशनलिज्म इन फ्रांस का जो प्रोसेस है वो हो रहा था, तो उस समय में यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम को भी अडॉप्ट किया गया। और वहाँ पे जो था रीजनल जो लैंग्वेजेस थे वो बहुत ही अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस थे। तो इसको कम करके जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको बोलने के लिए यूज किया जाने लगा, और जो पेरिस लैंग्वेज था उसको राइटिंग वर्क के लिए यूज किया जाने लगा। क्या पॉइंट था? नया फ्लैग जो था वो चूज किया गया, स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया जो कि एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन था, नए नए हाइम्स कंपोज किए गए, जो शहीद हुए उनको याद किया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनी जिसके कारण जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज है उसको एबॉलिश किया गया, साथ ही में यूनिफॉर्म वेट मेजर लाया गया, फ्रेंच लैंग्वेज का जो था वो बोलने में यूज किया गया, और पेरिस लैंग्वेज को राइटिंग वर्क में यूज किया गया, जो कि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिगनेस के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे थे। और इसके कारण ही कहीं ना कहीं जो फ्रांस के लोग थे वो आपस में एकजुट फील कर पा रहे थे खुद को। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। When this news reached in the different cities of the Europe, students and the members of the educated middle class started setting up the Jacobin clubs. यानी ये जो फ्रांस में जो था वो नेशनलिज्म के दौरान जब हम 9th में पढ़ते तो वहाँ पे हम पढ़ते कि जैकोबिन्स क्लब्स का भी सेटअप हुआ था, जहाँ पे लोग आके चाय वगैरह पीते थे और चर्चा करते थे कि फ्रांस की जो राजनीति है वो अभी किस तरीके से चल रही है। तो ये जब जो न्यूज है वो पूरे यूरोप में फैला तो अलग अलग जगह के अलग अलग कंट्रीज के जो स्टूडेंट है, जो मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इन्होंने भी क्या किया कि इन्होंने भी जैकोबिन्स क्लब को सेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो थे हमारे नेपोलियन आए 1804 में फ्रांस में, उन्होंने क्या क्या चीजें अच्छी लाई। तो उन्होंने स्टैब्लिश किया इक्वालिटी बिफोर लॉ, उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया। साथ ही में इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स जो सारे लोग थे वो समान हो गए थे लॉ के सामने। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। उस समय जो फ्रांस में था प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, तो जब नेपोलियन आए तो उन्होंने सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया। उस समय जो नेपोलियन के पहले जो चीज था कि कोई भी जो लैंड है वो कोई कह नहीं सकता कि ये मेरा है, ठीक है। तो उस समय जब नेपोलियन आए तो उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है वो देना शुरू किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को और भी सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई मीन्स और भी आसान बनाना, सरल बनाना। और साथ ही में जो फ्यूडल सिस्टम थे, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो किसान वगैरह पीजेंट्स वगैरह से जो टैक्सेस लिए जाते थे, इनको भी एबॉलिश किया। यहाँ पे ये पॉइंट छिप रहा है मेरे वेबकैम से, ये है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाया गया। आप लिख लेंगे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड इन द टाउन्स, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन थे ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, जो टैक्सेस लगते थे, जो सामान पे बैन था कि इस जगह से उस जगह नहीं जा सकता, इस चीज को भी हटाया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, यानी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नेपोलियन ने बहुत ही हद तक बेहतर कर दिया, जिसके कारण जो व्यापार था हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था उस समय फ्रांस में 1804 में। इसको हम सिविल कोड के नाम से जानते हैं, जो कि नेपोलियन के द्वारा लाया गया था। यूनिफॉर्म वेट मेजरमेंट सिस्टम इन्होंने लाया था अच्छे तरीके से। वेट मेजरमेंट सिस्टम सामान को कैसे तौलना है, कैसे देना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से किया था। एंड वन पॉइंट इज हियर दैट abolished censorship, मीन्स जो प्रेस पे सेंसरशिप था उसको इन्होंने बंद किया। सेंसरशिप इज लाइक कि कोई भी जो न्यूज है वो बिना राजा के अलावेंस से बाहर नहीं जा सकता। तो ये चीज खराब था किसी ना किसी कंट्री के लिए, अगर कोई खराब भी न्यूज होता है तो वो उस गवर्नमेंट द्वारा दबा दिया गया। तो नेपोलियन ने पहले तो सेंसरशिप लाया, मीन्स हटा दिया, लेकिन फिर उसके बाद वो ला दिया। तो इस कारण नेपोलियन जो था वो कहीं ना कहीं नेपोलियन के हार में साबित हुआ। बहुत सारी चीजों जो इन्होंने अप्लाई किया था नेपोलियन ने, वो खुद ही इसको फिर से वापस ले लिया। जैसे बाद में फिर टैक्सेस भी बढ़ा दिए, बाद में सेंसरशिप भी ला दिया। तो इस कारण जो था वो नेपोलियन कहीं ना कहीं लोगों के बीच बदनाम भी हुआ। और यहाँ पे नेपोलियन की पे और इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ लाई थी। यानी ये ब्लू मेन से रिप्रेजेंट होता है, ब्लू कलर, और ये जो पिंक है वो वुमेन से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तराजू पे ये दोनों जो है वो इक्वल है, यानी ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है वो सिंबल है। सो बेसिकली यस, आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब बहुत सारा करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ऑलमोस्ट जो हमारा चैनल है वो 100 सब्सक्राइबर रीच करने वाला है, आप लोग उसको हेल्प करना पहुंचाने में। थैंक यू सो मच।